हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही वीडियो सॉल्यूशन देखना होता है तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए या फिर टाइप कर दीजिए। तो YouTube डायरेक्टली आपको उस क्वेश्चन की सिंगल वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई रिकमेंड कर देगा। तो वहां पे जाके आप उस क्वेश्चन की सिंगल वीडियो देख सकते हैं। इससे पूरी वीडियो देखने में जो आपका टाइम खराब होता है वो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कोई एक या दो ही क्वेश्चन देखने हैं तो फिर पूरी वीडियो में ढूंढना पड़ेगा वो कौन सी जगह पे है, तो उसमें फालतू टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से आप डायरेक्टली उसको देख लीजिए। इसके अलावा अभी अभी अपन ने CDS 2025 मैथ के सॉल्यूशन भी बनाए हैं। सारे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन है सिंगल वीडियो में। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CGL, CHSL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट या RRB, NTPC वगैरह, तो आप CDS के सवाल जरूर करके जाइए। क्योंकि ये लोग CDS से सवाल रिपीट करते ही है। CDS में आए हुए सवाल ये लोग पूछ लेते हैं। इस वजह से करके जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए, ये एक बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करो। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे पहले आता है बी। बी मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना होता है। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जाके ODMS इसको परफॉर्म करना होता है। O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आप देखिए, बोर्ड मास के सवाल में डिवाइड और मल्टीप्लाई ये बराबर एफिशिएंसी रखते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी बराबर एफिशिएंसी रखते हैं। बस होता क्या है कि क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए आप उसको पहले कर दीजिए। जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर डिवाइड पहले आ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में भी एडिशन पहले आ रहा है तो एडिशन कर दीजिए और सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। लेकिन हाँ, डिवाइड से पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता और मल्टीप्लाई से पहले भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। और सबसे पहले अपन को ऑफ। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है। लेकिन एक जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है और एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है, तो आपको पहले ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब चीजें बाद में करनी है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हमेशा डिवाइड पहले कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपने हमेशा पहले एडिशन कर दिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे आप इस चीज को इस तरीके से ध्यान रख लो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो पहले आए उसको पहले करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पहले आए उसको पहले करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अपन ऑफ करेंगे। अब ऑफ क्या है, 8 ऑफ 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16। तो ये देखिए, बस आपको ये माइनस साइन अब इसके चिपका देना है। तो 15 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 16 प्लस 6। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले कौन आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो इसको अपन पहले कर देते हैं। तो 15/3 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 16 प्लस 6। तो यहां पे जैसा कि मैंने बोला था कि भैया मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो पहले आपको मल्टीप्लाई ही करना है, तो अपने पास और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, तो पहले यही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 7 35। तो ये बन गया 35 माइनस 16 प्लस 6। अब आप यहाँ पे देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले कीजिए। तो पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो आपको पहले ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 19। तो ये बन गया अपने पास 19 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगर आप यहाँ पे पहले एडिशन कर देते तो देखिए, पहले एडिशन करने पे क्या होता, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 मतलब 22। तो ये बन जाता आपके पास 35 माइनस 22, और 35 माइनस 22 अगर आप करते तो ये आता 13, जो कि सरासर गलत है। और 13 भी आपके ऑप्शन में, तो आप क्या लगाते, ऑप्शन 2 लगाते और अपना आंसर गलत कर देते। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले कीजिए। इन ट्राइंगल PQR, इफ PT इज द मीडियन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, एक ट्राइंगल PQR है कुछ इस तरीके से, P Q और R, और इसमें PT एक मीडियन है। मीडियन मतलब सामने वाली साइड को वो बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो T पॉइंट है ये QR को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब QT और TR ये दोनों बराबर हो गई। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी रिलेशनशिप फॉलो होगी। अब ये जो रिलेशनशिप आपको दे रखी है वो PQ, PR, PT और QT के बीच में दे रखी है। तो PT यहाँ पे क्या है, मीडियन है। तो देखिए, मीडियन और
ट्राइंगल की साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप फॉलो होती है। रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि जिस पॉइंट से अपन ने मीडियन बनाया तो उस पॉइंट से जो दोनों साइड जा रही है उनके स्क्वायर का सम, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर मतलब पीटी स्क्वायर, प्लस जिस साइड पे मीडियन जा रहा है मतलब पीटी जो है वो क्यू आर पे जा रहा है तो क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप जो है मीडियन थ्योरम के नाम से जानी जाती है। तो यहां पे आप देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 2 टाइम्स पीटी स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो क्यू आर बाई 2 है, इस क्यू आर बाई 2 को मैं या तो लिख सकता हूं क्यू टी के बराबर या लिख सकता हूं टी आर के बराबर, क्योंकि क्यू टी और टी आर दोनों बराबर है तो क्यू आर बाई 2 करेंगे तो वो क्यू टी या टी आर कुछ भी लिखिए। लेकिन यहां पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में अपन को कहीं भी टी आर नहीं है, सब जगह क्यू टी है, इस वजह से अपन इसको क्यू टी ही डाल देते हैं तो ये बन गया क्यू टी का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सेम मैच हो रहा है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू फॉर डिफरेंट पोस्ट ए बी सी डी ई एंड एफ। तो यहां पे आप देखिए एक टेबल अपन को दे रखी है, ये जो टेबल है ये 6 तरह की पोस्ट में जितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं वो अपन को बता रही है। जैसे पोस्ट ए में 5500 कैंडिडेट आए, बी में 8200 आए, इस तरीके से। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द पोस्ट सी डी ई एंड एफ। तो सी डी ई और एफ इन चारों पोस्ट के लिए एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आए ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए एवरेज निकालने का डायरेक्ट अपन तरीका जानते हैं, इन सब का सम कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 4, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका जो अपन जानते हैं वो है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में अपन क्या करते हैं, इन सब नंबर के नजदीक में एक नंबर देख लेंगे जो जिसकी दूरी इन चारों नंबरों से बराबर हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट बराबर हो ऐसा नहीं है, लगभग लगभग बराबर हो। तो जैसे यहां पे मैंने 7500 एक नंबर मान लिया। अब मुझे क्या करना है कि सारे नंबरों को देखना है कि वो 7500 से कितने ऊपर है या कितने नीचे है। तो जैसे 8600 8600 ये 7500 से बड़ा है, कितना बड़ा है 1100 बड़ा है, तो बड़ा है इसलिए प्लस साइन, तो प्लस 1100। अब 9900 ये भी बड़ा है और ये कितना बड़ा है, तो ये 2400 बड़ा है, तो प्लस 2400। और 5300 जो है वो छोटा है, कितना छोटा है, तो वो 2200 छोटा है, छोटा है इसलिए माइनस साइन। और 5100 जो है वो भी छोटा है और वो कितना छोटा है, तो वो 2400 छोटा है, छोटा है इसलिए माइनस साइन। तो अब आपको क्या करना है, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 4 पोस्ट थी, क्योंकि जो अपन एवरेज निकाल रहे हैं वो केवल इन 4 पोस्ट पे ही निकाल रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। 7500 को 4 से डिवाइड नहीं करना, वो पहले से ही 4 से डिवाइड होके ही आया है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अब यहां पे आप देखिए ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए अपने, है ना, 2400 से 2400 चला जाएगा और 1100 माइनस 2200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1100 आ जाएगा, माइनस 1100 बटा 4। तो 4 से अगर आप इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 का 7 बार में 28, 4 का 5 बार में 20, तो ये आ गया अपने पास 7500 माइनस 275 दैट इज इक्वल टू 7225। तो जो अपना ओवरऑल एवरेज है वो कितना आएगा, वो आएगा 7225। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर इन करोड़ ऑफ 3 कंपनी ए बी एंड सी एंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ दीज कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स। देखिए एक टेबल अपन को दे रखी है जो कि 3 अलग अलग कंपनी ए बी सी का 4 अलग अलग साल 2002, 2003, 2004 और 2005 का एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट परसेंट बताती है। और यहां पे इनकम निकालने का उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि इनकम इक्वल टू है एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2003। तो देखिए कंपनी सी की 2003 में कितनी इनकम है ये अपन से पूछी जा रही है, 2003 मतलब ये वाला। तो इनकम निकालने का फॉर्मूला अपन को दे रखा है, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर अपन को चाहिए, तो कंपनी सी का 2003 में कितना एक्सपेंडिचर है, वो है 50 के बराबर। तो एक्सपेंडिचर की जगह 50 डाल देंगे, 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो वो है 55%, तो 55 डिवाइड बाय 100। तो 55 से 2 बार में और 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये चल जाएगा 27.5। तो 50 प्लस 27.5 मतलब 77.5। तो अब ये जो अपना आंसर आया ये करोड़ में आया, क्योंकि ये जितना भी था ये 50 जो था ये करोड़ में दे रखा था आपको, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन बोल सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 77.5।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता। देखिए 8 से डिवाइड होने के लिए नंबर को इवन होना पड़ेगा, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से ही डिवाइड होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर नंबर को 8 से डिवाइड होना है तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि नंबर को इवन होना पड़ेगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन नंबर हो गया तो वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, लेकिन ओड हुआ जब तो पक्का ही कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो ओड है। इसका मतलब ये तो पक्के तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये कैंसिल आउट नहीं होगा। और यहां पे अपन को यही बताना है कि कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि यही डिवाइड नहीं होगा। और अपन को पता है कि भैया एसएससी में 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, तो जब अपन को पता चल गया कि ऑप्शन 1 सही है तो 2 3 4 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब तो हो सकता है मुझे मेरे हिसाब से पता हो ही गया होगा कि जब कभी भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 होता है तो इस केस में टेन थीटा भी आप 1 बोलोगे और कोट थीटा भी आप 1 बोलोगे। और ये दोनों 1 कितने पे होते हैं, तो ये दोनों 1 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया आंसर क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। द पाई चार्ट बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। तो देखिए एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स पे कंट्री का एक्सपेंडिचर दिखाता है, और ये जितना भी डेटा है वो लेख में है। तो ठीक है, चलिए व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इन लाख ऑन टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट इज 72 लाख। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि भैया क्रिकेट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो 72 लाख के बराबर है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टेनिस है ये वाला, ये है गोल्फ, ये है स्विमिंग और ये है बास्केटबॉल। तो अगर मैं पाई चार्ट में देखूं तो कौन कौन सा है, तो ये अपने पास हो गया टेनिस, फिर ये हो गया गोल्फ, कलर मैच करते जाइए, फिर स्विमिंग का येलो कलर मतलब ये वाला, और बास्केटबॉल का ग्रीन कलर मतलब ये वाला। यहाँ पे ब्लू 2 कलर है, तो ये जो हल्का कलर है ये क्रिकेट का है, और ये जो डार्क कलर है ये टेनिस का है। तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले अगर मेरे को एवरेज चाहिए तो इन चारों का मैं सम करके डिवाइड बाय 4 कर देता हूं। तो अगर आप चारों का सम करेंगे तो 2 और 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20 की 0, 2 कैरी चला गया, तो 7 और 8 15, 15 प्लस 4 19, 19 4 23, तो 230/4 ये हो जाएगा एवरेज डिग्री में। अभी अपन एवरेज काई में निकाल रहे हैं, डिग्री में निकाल रहे हैं। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 का 5 बार में 20 है ना, 4 का 5 बार में 20, और 30 का मतलब 4 का 7 बार में 28, और फिर 5 बार में 20, तो 57.5 डिग्री ये आ गई अपने पास एवरेज एक्सपेंडिचर टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल पे। लेकिन यहाँ पे अपन को जो आंसर है वो नंबर्स में देना है, तो नंबर्स में मतलब रुपीज में देना है, लेकिन डिग्री में तो नहीं देना। तो डिग्री को फिर रुपीज में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो वो करेंगे इस क्रिकेट की मदद से। देखिए अगर मैं बात करूं, क्रिकेट जो है वो है हल्का ब्लू कलर का, जो कि है 60 डिग्री, और क्रिकेट पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है 72 लाख। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास 72 लाख के बराबर है। तो यहां पे मैं 12 से 5 बार में और 12 से 6 बार में, मतलब 5 डिग्री की वैल्यू 6 के बराबर है। तो जो 57.5 है उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 57.5 मल्टीप्लाई, ये 5 डिग्री 6 के बराबर है, तो 1 डिग्री कितना हो गया 6/5 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 57.5 इंटू 6/5। तो देखिए 5 से इसको अपन काट सकते हैं, 5 का एक बार में, एक बार में और 5 बार में, तो 11.5 इंटू 6 करेंगे तो 11 का 6 बार में 66, और 5 इंटू 6 30, मतलब 66 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 59। तो जो एक्सपेंडिचर है एवरेज एक्सपेंडिचर इन चारों पे वो कितना हो जाएगा 69 लाख। अब ये सारा डेटा था लाख में, लेकिन कहीं भी अपन ने लाख का इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। फॉर द इक्वेशंस दिस एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए अपन से पूछा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट है कि अगर a की वैल्यू -12 है तो फिर x इक्वल टू 48 और y इक्वल टू 4 इसके सॉल्यूशन होंगे। अगर a की वैल्यू 6 है तो x इक्वल टू 325/28 और y इक्वल टू -25/28 इसके सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से दो स्टेटमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए a की दो वैल्यू दे रखी है, एक तो है -12 और एक 6। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ -12 ही पुट करके देख लेता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो पहले करनी ही पड़ेगी, -12 कर लेते हैं। तो a इक्वल टू -12 मैंने पुट करा, तो यहाँ पे देखिए ये बन गया -12x
प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145 y इक्वल टू 4। और सेकेंड वाली में आप पुट करेंगे तो 4x माइनस 12y और माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो अब यहां पे आप देखिए x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और ये माइनस 12, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 145 और ये 3 इंटू 12 मतलब 36 ना। तो 145 माइनस 36 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा 109 109y। दिस इज इक्वल टू, और 3 इंटू 144, तो देखिए 140 इंटू 3 हो गया 420, 4 इंटू 3 12, तो 420 प्लस 12 मतलब 432, और उसमें अगर मैं ये 4 जोड़ूंगा तो 436। तो 109 का सीधा सीधा 4 बार में चला जाता है, मतलब y इक्वल टू आ गया 4। अब यहां पे अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर 1 में, तो a इक्वल टू माइनस 12 के लिए जो सॉल्यूशन होने चाहिए वो x इक्वल टू 48 और y इक्वल टू 4 होने चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं y इक्वल टू 4 तो अपने आ गया। अगर x इक्वल टू 48 भी आ जाता है तो अपन कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन 1 ही आंसर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि केवल सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब बस अपन को x के लिए और चेक करना है, तो y इक्वल टू 4 दोनों में से किसी में भी आप पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं दूसरी वाली में पुट कर देता हूं, तो 4x माइनस 12 इंटू 4 इक्वल टू 144। 4 से पहले तो कैंसिल आउट ही कर देते हैं सब जगह, तो 4 3 12, 4 का 6 बार में 24, तो x इक्वल टू आ गया 36 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 48। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल टू 48 और y इक्वल टू 4 सॉल्यूशन आने चाहिए थे जो कि आ चुके हैं। इसका मतलब पहला ही अपना सही आंसर है, तो बाकी को चेक ही नहीं करेंगे। तो जब कभी इस तरीके के सवाल आए तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहले ऑप्शन में ही अपन को आंसर मिल जाता है, तो फिर अपना टाइम बच जाता है। इफ a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए एक एक्यूट एंगल है, तो यहां पे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वैल्यू पुटिंग। मतलब एक ही मैं कुछ वैल्यू पुट कर दूं जिसपे मुझे इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम हो। तो जैसे यहां पे मेनली अपन को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मेनली इन पांचों पे ही अपन को वैल्यू पता है। इसके अलावा 15 वगैरह पे भी पता है, लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन इन 5 में तो आपको पता रखनी ही रखनी है, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आप कर रहे हैं और इन पांचों पे वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आधी अधूरी ही पढ़े। सबसे पहला काम होता है इन पांचों पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखना। तो अब आप देखिए इन पांचों में से ही कोई वैल्यू अपन डालेंगे, लेकिन वैल्यू डालते वक्त अपन को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, मतलब कैलकुलेशन कम से कम हो। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए स्क्वायर रूट को अपन नेग्लेक्ट करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 45 की बात करूं, तो a में जब मैं 45 डालूंगा तो cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, तो यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस वजह से इसको मैं इग्नोर करूंगा। अब अगर मैं 30 और 60 की बात करूं, तो देखिए 30 cos 30 जो होता है वो इक्वल टू √3/2 होता है, तो इसमें भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसको भी मैं इग्नोर करूंगा। 0 और 90 अगर मैं बात करूं, तो यहां पे वैल्यू पुट करते वक्त अपन को इस बात का ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो जाए, मतलब ओवरऑल 0 ना हो जाए। जैसे कि अगर अपन बात करें cos 0, तो cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो यहां पे जब आप 1 माइनस 1 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है नॉट डिफाइन। तो कभी भी अपनी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू अपनी खत्म हो जाती है। अब बचता है 60 और 90। तो यहां पे आप देखिए 90 पे आप सोचेंगे कि भैया 90 डालने से ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ऑब्वियस है हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो जब आप इसमें a इक्वल टू 90 डालेंगे, तो देखिए a इक्वल टू 90 डालने पे क्या होगा, ये सारा cos 0, तो 1/1 1, स्क्वायर रूट 1 इज आल्सो 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब अपन को ऑप्शन में चेक करना है किस में 2 आ रहा है, तो यहां पे आप देखिए जब यहां 90 डालेंगे तो 2 इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये आ गया 2। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो कोसेक 90 भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो यहां पे आप देखिए दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया ये जो अपना 2 आया ये ऑप्शन 1 से मैच करेगा, ये ऑप्शन 3 से मैच करेगा। मैच तो किसी एक से ही कर सकता है, दो से तो नहीं कर सकता, इसलिए अपन a इक्वल टू 90 पे भी ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब केवल बचता है 60। तो अगर मैं बात करूं cos 60, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ। तो देखिए जहां जहां cos है सब जगह आप हाफ डाल दीजिए, तो a इक्वल टू 60 पे अब अपन चेक कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में 1 प्लस हाफ, सॉरी 1 माइनस हाफ है ना, वो अगला वाला है प्लस वाला, तो चलिए कोई बात नहीं। तो 1 माइनस हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ, प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस हाफ डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ।
तो देखिए 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, और 1 प्लस हाफ हो गया 3/2, तो स्क्वायर रूट में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस हाफ हो गया 3/2 और 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 1/√3 प्लस √3। तो ये जो 1/√3 है, इसको अगर आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा √3/3। कितना? √3/3 प्लस √3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया √3 कॉमन लेके 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3 इंटू √3। तो ये फिर से आप लिख सकते हैं 4/√3। √3 से कैंसिल आउट कर दिया, तो जो अपना आंसर आया वो आया 4/√3। अब अपन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में 4/√3 आ रहा है। चलिए एक एक करके डालते हैं। जैसे मैं साइन 60 की बात करूं तो वो होता है √3/2, तो ये बनेगा 2 इंटू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया? √3 आ गया। लेकिन अपना तो आंसर 4/√3 है, तो ये नहीं हो सकता। फिर सेक 60 की बात करूं तो सेक 60 क्या होता है? तो एक तरीके से देखिए, सेक मतलब कोस का उल्टा। कोस 60 अगर हाफ था तो सेक 60 क्या हो गया? 2। तो 2 इंटू 2 4, लेकिन ये भी नहीं है। फिर इस पे चले, 2 कोसेक है, तो देखिए यहां पे कोसेक 60 क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है साइन का उल्टा। साइन 60 √3/2 था, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4/√3। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस वाले पे अपना आंसर मिल चुका है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इस ऑप्शन 4 को भी चेक कर सकते हैं। तो कोस 60 कितना हो गया? वही हाफ, तो 2 इंटू हाफ इक्वल टू 1। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इन ए काइट एबीसीडी लॉन्गर डायगोनल बीडी इज ड्रॉन। चलिए काइट बनाते हैं। देखिए काइट किस तरीके से बनती है? तो कुछ इस तरीके से बनती है। ये पूंछ होती है इसकी काइट की। तो देखिए काइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मैं प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो ये जो डायगोनल है बीडी, ये होता है लॉन्गर डायगोनल, और ये जो लॉन्गर डायगोनल है बीडी, ये इस काइट को बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। और ये जो एसी और बीडी है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट सिर्फ एसी होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जैसे अगर अपन इसको नाम ओ बोलना चाहे तो बीओ और ओडी ये बराबर नहीं होते, लेकिन एओ और ओसी ये बराबर होते हैं। तो ये काइट की प्रॉपर्टी है। चलिए अब बोला जा रहा है कि एंगल एबीडी जो है वो 54 है। एबीडी मतलब ये वाला एंगल 54 है, और एंगल एडीबी, एडीबी मतलब ये वाला एंगल अपने पास 50 है। तो अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल डीसीबी। डीसीबी मतलब ये वाला एंगल अपन से पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए, मैंने अभी बोला कि ये जो बीडी डायगोनल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल इक्वल पार्ट, मतलब इस पूरे को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में बाइसेक्ट करता है। तो ये जो बीसीडी है ये बराबर होता है बीएडी के। तो जितना बीएडी होगा उतना ही बीसीडी होगा। अब अगर मैं बात करूं बीएडी की, तो ये जो बीएडी है ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 होता है। 2 कोण अपन को मिल चुके हैं 54 और 50, तो ये तीसरा वाला कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 54 प्लस 50। तो 54 प्लस 50 करेंगे तो 104, 180 में से 104 घटाएंगे तो 76 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 76 हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भी 76 हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो अपन को चाहिए बीडीसी या डीसीबी, नहीं बीडीसी नहीं चाहिए, डीसीबी चाहिए, तो डीसीबी कितना हो जाएगा? 76 डिग्री। ए थिफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर। तो यहां पे आप देखिए चोर और पुलिस का सवाल है। इसमें अपन क्या करते हैं, यहां पे आप मान लीजिए पुलिसमैन है और कुछ दूरी पे ये थिफ है, इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 195 मीटर। थिफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर, कहने का मतलब है कि जो थिफ है वो पुलिसमैन के द्वारा देखा गया कितनी दूरी से? 195 मीटर की दूरी से। अब जब पुलिसमैन ने थिफ को देख लिया तो अब पुलिसमैन थिफ के पीछे भागना स्टार्ट करेगा उसको पकड़ने के लिए। तो जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो दूरी होगी इन दोनों के बीच में वो होगी 195 मीटर की। अब बोला जा रहा है व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज द थिफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। ऑब्वियस है भैया, अगर पुलिसमैन भागना स्टार्ट करेगा तो चोर भी भागेगा। ऐसा थोड़ी कि चोर उस जगह पे खड़ा रहेगा और बोलेगा कि हाँ भैया पुलिस भैया मुझे आके पकड़ लो, ऐसा तो नहीं होगा, वो भी भागेगा। तो ये दोनों भागना स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे जाके पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया। जो स्पीड है थिफ की वो है 22 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिसमैन की स्पीड है वो है 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर पुलिसमैन की स्पीड है। पुलिसमैन की स्पीड को ज्यादा ही होना पड़ेगा तभी जाके वो चोर को पकड़ सकता है, क्योंकि वो पहले ही चोर से पीछे है। अगर पुलिसमैन की स्पीड कम हो गई तो वो कभी भी जिंदगी में चोर को नहीं पकड़ पाएगा। इस क्वेश्चन में तो नहीं पकड़ पाएगा, असलियत में मुझे नहीं पता। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है देन हाउ फार वुड द थिफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन।
तो पकड़े जाने से जस्ट पहले चोर भाई साहब कितना भागे ये अपन से पूछा जा रहा है। तो चोर कितना भागे होंगे, मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे पकड़ा गया, तो चोर यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस भागा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरीके के सवालों में होता क्या है, यहां पे अपन मानते हैं कि ये दोनों पुलिस और थीफ सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किए। तो अगर ये दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किए तो पुलिसमैन को यहां से लेके यहां तक भागने में जितना टाइम लगेगा, चोर को भी इस टी से लेके इस स्टार तक भागने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किए और सेम टाइम पे ही दोनों मिले। तो जितनी देर में पुलिस यहां से यहां तक भागेगा उतनी देर में चोर यहां से यहां तक भागेगा, तो टाइम बराबर लग रहा है। तो देखिए जब कभी भी टाइम बराबर होता है मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, तो टाइम कांस्टेंट होने की वजह से जो स्पीड का रेशियो है वो ही डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाता है, बिकॉज स्पीड इक्वल टू हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे टाइम कांस्टेंट हो गया तो अब स्पीड केवल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यह है स्पीड का रेशियो 27:22। तो यही अपना डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, कितना 27:22 सेम रेशियो। तो अब आप देख सकते हैं 27 और 22 में 5 का डिफरेंस है। ये 5 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि पुलिसमैन जो है वो 195 मीटर की दूरी पे है। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू ये है 195 मीटर। और चोर ने कितनी यूनिट कवर किए, 22 यूनिट कवर किए। चोर ये टी से लेके स्टार तक भागने में कितना कवर करेगा, 22 यूनिट। तो ये 22 यूनिट की ही वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। 5 से इसको अपन अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 5 का 3 बार में और 9 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 39 मीटर। तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 इंटू 39, दैट इज 22 का 9 बार में 198 की 8, 19 कैरी चला गया, 22 3 66, 66 प्लस 19 मतलब 85। तो 858 मीटर, मतलब चोर जो है वो 858 मीटर की दूरी तय करेगा। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 23,358 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए अपन से गेन परसेंटेज पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो अनुभा है उसने अपने स्कूटर को 23,358 रुपए पे बेचा और इसमें उसको 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस का फायदा हुआ। तो यहां पे ये जो 23,358 है इसको आप भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए फायदा कितना हो रहा है, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, फायदा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस को मान लेता हूं 6 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 6 का 1/6 दैट इज 1 रुपए। अपन जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है 6, प्रॉफिट 1, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो यहां पे आप बोलिए कि भैया गेन परसेंटेज कितना हुआ, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 रुपए का गेन हुआ कितने पे, 5 रुपए पे। तो 1/5 मल्टीप्लाई 100% दैट इज इक्वल टू 20%। तो जो उसको गेन हुआ वो हुआ 20% का। यहां पे कहीं भी मैंने ये 23,358 का इस्तेमाल नहीं किया, आपको भी नहीं करना, क्योंकि ये केवल और केवल आपका जो कैलकुलेशन है वो बढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं है इसको इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव बोरोज है sum of rupees 598397 at the rate of 20% per annum simple interest. At the end of first year, he repays 24,284 towards return of principal amount borrowed. If Pranav clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? देखिए सेम तरह का सवाल पहले की शिफ्ट में भी काफी बार आया है और मैंने इसको पहले भी डाला हुआ है, फिर से मैं यहां पे इसको आपको बताता हूं। तो देखिए हो क्या रहा है, एक प्रणव नाम का आदमी है जिसने 5,98,397 रुपए उधार लिए, 5,98,397 रुपए, और ये 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे उसने उधार ली। अब हुआ क्या, पहले साल के एंड पे उसने 24,284 रुपए प्रिंसिपल में से चुका दिए। फिर प्रणव ने सेकंड साल के एंड पे जितना भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट था और जो पहले साल पे बच गया था वो सब कुछ उसने चुका दिया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेकंड साल के एंड पे उसने टोटल कितने रुपए चुकाए। तो यहां पे आप देखिए होता क्या है, जब कभी भी अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो यहां पे पहले साल में ये जो 5,98,397 है इसके ऊपर 20% का सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो 20% मतलब कितना हो गया भैया, 2/10। तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल डाल देंगे तो 7 दूनी 14 की 4, एक कैरी चला गया, 9 दूनी 18 की 7 दूनी 14 की 4, एक कैरी चला गया, 9 दूनी 18 और 19 की 9, एक कैरी चला गया, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 8 दूनी 16 की 6, 9 दूनी 18 और 1 19 और 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये हो गया अपने पास
1,19,679.4। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये अपना पड़ा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल पे। अब हुआ क्या, पहले साल के एंड पे उसने प्रिंसिपल में से 24,284 रुपए चुका दिए। तो अब प्रिंसिपल में से 24,284 रुपए कम हो गए। तो जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना बच गया, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 2 7 और 5। तो जो उसका प्रिंसिपल है वो 5,74,113 रुपए बच गया। तो अब जो सेकंड साल में इंटरेस्ट लगेगा वो केवल इस 5,74,113 रुपए पे ही लगेगा, ना तो इस 1,19,000 पे लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। दूसरा 24,284 रुपए उसने चुका दिए तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यहां पे आप देखिए प्रिंसिपल में से चुकाने पे फायदा उसको हुआ क्योंकि उसका इंटरेस्ट बच गया। यही अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में से चुका था तो उस पर तो पहले ही कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला था, अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इसको तो मैं 1 साल बाद चुका हूं, 4 साल बाद चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल को जितने टाइम के लिए मैं रखे रुकूंगा उतना ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्रिंसिपल में से आप पैसा को चुकाओ। तो यहां पे आप देखिए ये जो बाकी अमाउंट बचा इसके ऊपर सेकेंड साल में 20% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। 20% मतलब 2/10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 की 4, 1 कैरी चला गया, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये हो गया आपके पास 1,14,822.6। तो अब आप यहां पे देखिए सेकेंड साल के एंड पे उसको क्या क्या चुकाना पड़ेगा। एक तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो, साथ ही साथ दूसरे साल का इंटरेस्ट, इसके अलावा जो पहले साल पे पैसा चुका दिया उसके अलावा जो पैसा बच गया था वो भी चुकाना है। दैट इज कितना, 5,74,113 रुपए। तो ये भी उसको चुकाने पड़ेंगे 113। तो इन सब का सम अपन को निकालना पड़ेगा। तो चलिए सम निकाल लीजिए। 4 और 6 10 की 0, एक कैरी चला गया, 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो यहां पे आप देखिए 5 यूनिट डिजिट आना चाहिए जो कि एकमात्र ऑप्शन में है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा। पूरा सम करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करेंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा 808615, 808615। ठीक है, चलिए। 3 candidates X, Y and Z participated in an election. X got 30% more vote than Y, whereas Z got 25% more vote than Y. तो यहां पे आप देखिए X, Y और Z का अपन रेशियो निकाल सकते हैं। बोला जा रहा है कि 3 कैंडिडेट है X, Y, Z जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और X को Y की तुलना में 30% वोट ज्यादा मिले। मतलब अगर मैं मान लूं कि भैया Y को 100 वोट मिले तो X को कितने मिल जाएंगे, 100 का 30% ज्यादा, 100 का 30% मतलब 30, तो 100 में 30 और दैट इज 130 वोट मिले। और Z को Y की तुलना में 25% ज्यादा मिले, तो 100 का 25% ज्यादा, तो 100 का 25% मतलब 25, तो 100 प्लस 25 दैट इज 125। तो जो Z है उसको 125 वोट मिले। इनका रेशियो अगर अपन निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, 5 से इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। तो देखिए 5 का ये 26 बार में, 5 का ये 20 बार में और 5 का ये 25 बार में। तो ये हो गया रेशियो। तो एक्स वाई और जेड का जो वोट का रेशियो है वो अपन को मिल चुका है। अब बोला जा रहा है कि एक्स को जेड की तुलना में 5,000 वोट ज्यादा मिले। तो यहां पे नंबर्स में दे दिया अपन को वोट की संख्या। तो एक्स और जेड में आप 1 का डिफरेंस देखेंगे, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 1 की वैल्यू अपने पास 5,000 होगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो एक्स और वाई और जेड इनको कितने कितने वोट मिले ये अपन निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड वोट्स वर कास्ट। तो देखिए टोटल का 71% लोगों ने ही वोट दिया। तो टोटल अपन हमेशा 100% मानते हैं। इस 100% में से 71% लोगों ने ही वोट दिया है, 29% ने वोट नहीं दिया गया। तो बोल रहा है कि देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो टोटल कितने वोटर्स है वोटिंग लिस्ट में। तो यहां पे आप देखिए वोटिंग लिस्ट में टोटल 100% लोग हैं, इसमें से 71% ने ही दिया, 29 ने नहीं दिया, लेकिन वो 29 का भी नाम था वोटिंग लिस्ट में। इसका मतलब यहां पे अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप देखिए ये तीनों जितने भी वोट पड़े वो तीनों में बट गए एक्स वाई जेड। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो 71% वोट है वो इन एक्स वाई जेड में बट गए। तो एक्स वाई जेड को कितने वोट मिले, तो 26 प्लस 20 प्लस 25 दैट इज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 71। मतलब 71 यूनिट वोट मिले और एक यूनिट की वैल्यू है 5,000। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स वाई जेड को मिला के कितने वोट मिले, 71 इंटू 5,000। और ये जो 71 इंटू 5,000 है ये है 71% की वैल्यू। तो यहां से 71 से 71 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 5,000। और अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5,000 दैट इज 5 लाख।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो थे 5 लाख के बराबर। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of the rest is 68. What is the average score of the class? देखिए एक 30 बच्चों की क्लास है, 12 बच्चों के 62 नंबर होते हैं और बाकी के 68 आते हैं। तो अगर 12 के 62 आए तो बाकी कितने बचेंगे? टोटल 30 है, 30 में से 12 गए मतलब 18 बच्चे बचेंगे, तो बाकी 18 बच्चों के 68 मार्क्स आते हैं। तो टोटल एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल एवरेज निकालने के लिए अपन क्लास का जो टोटल स्कोर है वो निकाल लेते हैं सब बच्चों का मिला के। तो 12 बच्चों के 62 मतलब यहां से स्कोर हो गया 12 इंटू 62 प्लस बाकी 18 बच्चों के 68 मतलब 18 इंटू 68। तो ये हो गया क्लास का टोटल स्कोर सारे बच्चों का मिला के। अब टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 30। तो मैं 30 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पर बच्चा मार्क्स मिल जाएगा जो कि एवरेज माना जाएगा। तो यहां पे आप देखिए 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में और 6 से ही 5 बार में, है ना। और अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से ये हो जाएगा 12.4 बार में और 5 से ये हो जाएगा अपने पास कितनी बार में? 13.6 बार में। तो 2 इंटू 12.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24.8 प्लस ये 6 3 18 की 8, एक कैरी चला गया, 13 3 39 और 1 40। तो ये अपने पास आ गया 8 और 8 16 की 6, एक कैरी चला गया, 4 और 1 5, 2 4 6, दैट इज 65.6। तो जो ओवरऑल एवरेज स्कोर होगा क्लास का वो हो जाएगा 65.6। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे आप देखिए इसको अगर आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपका समय खराब होगा, बिकॉज 25 की पावर 4 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और फिर नीचे में भी जब आप सोल्व करेंगे तो फालतू में टाइम खराब होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन को कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी होती है। अक्सर अलजेब्रा की कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है। तो अलजेब्रा की आइडेंटिटी अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप फिर आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहां पे आप देखिए ये जो 25 स्क्वायर है ये अपन जानते हैं 625 होता है और 1250 में से अगर मैं 625 घटाऊं तो मेरे पास कितना बचेगा? तो वो एक तरीके से मेरे पास 625 ही बचेगा। तो ये जो ऊपर का नंबर है इसको मैं लिख सकता हूं 25 की पावर 4। ये 1250 में से मैंने 625 घटाया, 625 ही आया। इस 625 को मैं फिर से 25 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं और बच गया +1 डिवाइड बाय 25 स्क्वायर प्लस 25 +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं 1250 माइनस 625 किया जो कि आ गया 625 और 625 को फिर से मैंने 25 स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये वाला जो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको अपन इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं x की जगह 25 डालूं तो ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूं 25 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1 और 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 और नीचे में जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। तो देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये पूरा तरीके से कैंसिल आउट हो गया। अब 25 स्क्वायर तो पता ही है 625 माइनस 25 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास 625 माइनस 25 मतलब 600, 600 प्लस 1 दैट इज 601। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 601 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज द रेशियो बिकम 8:11। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियल इन द कॉलेज। तो देखिए हो क्या रहा है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कॉलेज में वो इनिशियली तो है 5:6। अब हुआ क्या, 40 लड़कों ने तो कॉलेज छोड़ दिया और 50 नई लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो जो रेशियो है वो 8:11 हो गया। तो इसमें देखिए हुआ क्या, ये 8:11 क्यों हुआ? क्योंकि 40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ा तो यहां पे अपन लिखेंगे -40 और 50 लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन किया तो यहां पे अपन लिखेंगे +50। तो देखिए इसको सोल्व करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो क्या होता है? वो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहां पे अपन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं विथ माइनस साइन। तो ये 5 × 11 माइनस 6 × 8 दिस इज इक्वल टू, यहां पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 × +50 माइनस 11 × -40। तो 8 × 50 माइनस 11 × -40। तो देखिए 5 × 11 मतलब 55 माइनस 8 6 48 और 8 × 50 400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया आपके पास 440। तो ये आ गया 7 की वैल्यू अपन को मिल गई 840।
7 से अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो 7 का ये 120 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120। अब अपन से पूछ रहा है कि इनिशियल में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स थी, तो इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 6 यूनिट थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 720। तो इनिशियली 720 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज a एंड ब्रेथ इज b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ का सम अपन को दे रखा है 9, लेंथ को अपन ने a माना है और ब्रेथ को b माना है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि a प्लस b अपन को 9 दे रखा है। और एरिया, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो a इंटू बी इक्वल टू 18। और यहां पे अपन से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये एक आसान सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अपन आसानी से a और b की वैल्यू सोच सकते हैं। तो a को आप 6 और b को 3 डालेंगे तो 6 प्लस 3 9 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि आसानी से a इक्वल टू 6 हो जाएगा और b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस आपको इसमें a 6 और b 3 पुट कर देना है। तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और 6 3 18, 36 माइनस 18 18, 18 प्लस 9 27। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब यहां पे अगर अपन वैल्यू सोच नहीं पाते तो फिर कैसे करते, तो देखिए आसान सा तरीका है, अपन क्या करते, ये जो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसमें आप क्या करिए प्लस 2ab और माइनस 2ab करिए। अपन जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बाकी बच गया माइनस ए बी माइनस 2ab माइनस 3ab। यहां पे अपन ने प्लस 2ab और माइनस 2ab करा, क्योंकि अगर प्लस 2ab अपन को बनाना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2ab चाहिए था, लेकिन प्लस 2ab डायरेक्ट डाल देते तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो प्लस 2ab को बैलेंस करने के लिए माइनस 2ab भी डाला, ताकि वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करके 0 आ जाए और कोई भी नई टर्म वहां पे क्रिएट नहीं हो। तो ये अपने पास देखिए, अब a प्लस बी आपके पास है 9, तो ये 9 का स्क्वायर, और ए बी है 18, तो 3 इंटू 18। इसको आप सोल्व कर लें, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहां पे अपन डायरेक्टली वैल्यू सोच पा रहे थे, इस वजह से डायरेक्टली अपन ने वैल्यू पुट कर दी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली नहीं सोच पाते, जैसे कि वो कुछ भी दे देता, देने की तो कोई वो है नहीं, कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 8 दे देता, ए बी 18 दे देता, तो फिर अपन वैल्यू नहीं सोच पाते। तो फिर उस केस में अपन को इसी तरीके से करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 462 एंड द सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री देन इट्स रेडियस। तो देखिए यहां पे सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, यही अपन को 462 दे रखा है, और ये जो थीटा है जो कि सेंट्रल एंगल, ये अपन को 120 दे रखा है। तो 120 बटा 360, पाई को अपन डाल देते हैं 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 462। तो यहां पे आप देखिए 120 का तो ये 3 बार में चला जाएगा, 22 से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 22 का 2 बार में 44 और 1 बार में 22। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 21 इंटू 7 इंटू 3 ऑल्सो 21। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे आप देख सकते हैं बड़ा सा क्वेश्चन है, ये ऊपर में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको आप पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुछ खास नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इंक्रीज बाय 100% फ्रॉम 2008 से 2009। तो यहां पे आप देखिए मैं समझा देता हूं आपको क्या बोल रहा है, कि एक तो है स्टेट एक्स और एक है स्टेट जेड। स्टेट एक्स और स्टेट जेड में 2008 से लेकर 2012 तक अपन को डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स और उसमें कितने परसेंट क्वालिफाई हुए कैंडिडेट वो बता रखा है, सेम स्टेट एक्स और स्टेट जेड दोनों के लिए। तो बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट है स्टेट जेड में, वो 100% इंक्रीज हो गए 2008 से 2009 में। जैसे कि अगर मैं मानूं कि 2008 में नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स एक्स थे, तो 2009 में कितने हो जाएंगे, 100% इंक्रीज करने का मतलब है कि फुल इंक्रीज कर दिया। जैसे कि अगर 2008 में x थे, तो 2009 में x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे। 100% मतलब फुल, दैट इज जितना वो है उतना ही इंक्रीज कर दिया, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो गए। अब बोला जा रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2008 एंड 2009 टुगेदर इज 552। तो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है स्टेट जेड में 2008 और 2009 में वो 552 है।
ये सारा जो खेल है वो स्टेट जेड में चल रहा है, स्टेट एक्स का यहाँ कहीं भी रोल नहीं है, तो उसको आप भूल जाइए। अब अगर मैं बात करूं कि भैया स्टेट जेड में 2008 और 2009 में कितने लोग क्वालिफाई हुए, तो वो अपन को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे अपन को परसेंटेज दे रखा है क्वालिफाइड कैंडिडेट का। 2008 में 70% क्वालिफाई हुए, कितने में से? टोटल नंबर ऑफ एपीएड स्टूडेंट्स में से। तो टोटल नंबर ऑफ एपीएड कैंडिडेट कितने? एक्स का 70%, दैट इज 70% ऑफ एक्स। और 2009 में कितने हुए? 80% काई का? 2x का, तो 80% ऑफ 2x। तो इनका जो सम है, वो अपन को दे रखा है 552 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 552। तो यहां पे 1 0 तो अपन कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। तो ये 7x और ये 8 दूनी 16, 16 प्लस 7 23, तो 23x इक्वल टू, ये 10 उधर में मल्टीप्लाई कर दूं तो 5520। 23 से अगर अपन इसको काटेंगे तो देखिए 23 का 2 बार में हो जाएगा 46, 55 माइनस 46 मतलब 9, 9 का मतलब 92, 23 का 4 बार में 92 और ये 0। तो x इक्वल टू आ गया 240। अब अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एपीएड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट जेड इन 2009। तो देखिए 2009 में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट एपीएड हुए थे? 2x हुए थे, x की वैल्यू 240 है, तो मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 240 दैट इज इक्वल टू 480। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूब इज गिवन एज 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो होता है 6a स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे a है क्यूब की साइड, दिस इज इक्वल टू 1152। तो एक तरीके से अपन से क्यूब की साइड ही पूछ रहा है, क्योंकि a है तो a की वैल्यू पूछ रहा है। तो 6 से इसको अपन काट सकते हैं, 6 का 1 बार में 6 और 55, 6 का 9 बार में 54, 6 दूनी 12। तो a इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 192। तो स्क्वायर रूट 192 तो देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 अंदर जाएगा तो 64, 64 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 192 ही आएगा। दैट मीन्स कि इसको आप लिख सकते हो 8 रूट 3, ऑप्शन नंबर 4। टू इनलेट पाइप्स P1 एंड P2 कैन फिल ए सिस्टर्न इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए एक पाइप P1 है जो कि टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप P2 है जो कि टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। बोला जा रहा है दे वर ओपन्ड एट द सेम टाइम बट पाइप P1 हैड टू बी क्लोज्ड 5 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। हाउ मेनी आवर्स इन टोटल डिड इट टेक फॉर द टू पाइप्स टू फिल द सिस्टम। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में दोनों पाइप को खोला जाता है, लेकिन जो पाइप P1 है उसको सिस्टम फुल होने से 5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। मतलब जो आखिरी के 5 घंटे उसमें केवल पाइप 2 ही खुला हुआ है, पाइप 1 खुला हुआ नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों पाइप उस पूरे सिस्टम को कितनी देर में भर देंगे, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले टैंक की टोटल कैपेसिटी कुछ मानते हैं, उसके लिए ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा। तो अब मैंने मान लिया कि जो टैंक है वो है 60 लीटर का, क्योंकि पानी है तो पानी अपन लीटर में लेते हैं हमेशा। तो मैंने मान लिया कि जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो है 60 लीटर। अब पाइप P1 उसको 20 घंटे में भर देता है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा? 60/20 मतलब 3 लीटर पानी डालेगा। और पाइप P2 कितना डालेगा? 60/30 मतलब 2 लीटर। तो ये जो 3 और 2 है यही इनकी एफिशिएंसी है। पर आवर ये कितना पानी डालेंगे यही इनकी एफिशिएंसी होती है, जो कि रेशियो में सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है। मतलब इसका और फर्दर आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे 3 और 2 है तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, और इसको मैं फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अब देखिए बोला जा रहा है कि शुरुआत में कुछ देर के लिए, अपन को नहीं पता कितनी देर के लिए, मान लेते हैं x टाइम के लिए या t टाइम के लिए। तो t टाइम के लिए P1 और P2 दोनों को खोला गया। P1 हर घंटे 3 लीटर पानी डालता है, P2 हर घंटे 2 लीटर पानी डालता है। तो मिला के 1 घंटे में कितना पानी डालेगा? 3 + 2 5 लीटर। और ऐसे t घंटों के लिए खोला गया तो टोटल कितना पानी डल जाएगा? 5t लीटर। फिर आखिरी के 5 घंटे P1 को बंद कर दिया गया और P2 को ही खुला रखा। तो P2 5 घंटे में कितना पानी डालेगा? तो 2 × 5। तो ये हो जाएगा टैंक की टोटल कैपेसिटी, जो कि अपन ने मानी थी 60 लीटर के बराबर। तो यहां पे आप देखिए 5 से तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 12 बार में, तो यहां से t अपन को मिल गया 12 - 2 दैट इज 10। इसका मतलब कि शुरुआत के 10 घंटे P1 और P2 को खुला रखा, फिर P1 को बंद रखा और बाकी 5 घंटे केवल P2 को खुला रखा। तो टैंक टोटल कितने टाइम में भरा? 10 + 5 दैट इज 15 घंटे में भरा। 10 घंटे तो P1 P2 और 5 घंटे केवल P2, तो टोटल टाइम कितना लगा? 15 घंटे। तो देखिए ये तो एक तरीका हुआ, इस तरीके से इक्वेशन बना के आप कर सकते हो। एक और तरीके से यहां पे कर सकते हो, जैसे कि बोला जा रहा है कि आखिरी के 5 घंटे केवल P2 को खुला रखा, तो 5 घंटे में P2 कितना पानी डाल देगा? तो मैं बोल सकता हूं कि 5 घंटे में P2 जो है
5 इंटू 2 दैट इज 10 लीटर पानी डाल देगा। तो टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर, 10 लीटर तो P2 ने डाला, तो टोटल कितना हो गया, मतलब बाकी कितना बच गया, 50 लीटर। तो ये जो 50 लीटर है वो शुरुआत में P1 और P2 ने मिलके डाला होगा। P1 और P2 हर घंटे कितना पानी डालते हैं, 3 + 2 5 लीटर, हर घंटे 5 लीटर पानी डालते हैं। तो 50 लीटर पानी कितनी देर में डाल देंगे, 50/5 मतलब 10 लीटर, 10 घंटे, 50/5 मतलब 10 घंटे। दैट मीन्स की शुरुआत के 10 घंटे P1 P2 खुला और फिर 5 घंटे के लिए P2 खुला, तो मिला के कितना टाइम हो गया, 10 + 5 15 घंटे। तो ये इक्वेशन ना बनाए तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन भी बहुत आसान सी है। तो ऐसा ना समझे कि भैया मैंने यहाँ पे टी वेरिएबल माना तो गलती कर दी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल माने कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एसएससी ने मना कर रखा है कि नहीं वेरिएबल आप मान ही नहीं सकते, आप मानो, उनको तो पता भी नहीं चलने वाला, उनको तो केवल जो ऑप्शन लगा के जाओगे वही पता चलेगा। तो मानना या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम कम से कम लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुकर इज मार्क्ड एट 12,500, द डीलर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6 एंड 4% ऑन इट, व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द कुकर। तो देखिए कुकर की मार्क प्राइस अपन को दे रखी है और एक डीलर है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 6 और 4 के, तो नेट सेलिंग प्राइस अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर लूं, या फिर डायरेक्ट 12,500 पे ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट में एक एक करके देता जाऊं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन बस डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किससे कम पड़ेगी। तो देखिए कैलकुलेशन दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा कम तो नहीं पड़ेगी, लेकिन सिंगल डिस्काउंट में निकालने से हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन अपना कम हो जाए। तो सिंगल डिस्काउंट में निकालने का एक तरीका क्या होता है, फॉर्मूला, जैसे कि 2 डिस्काउंट, अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे होते तो उसके लिए जो अपन फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं x1 + x2 - x1 x2 बटा 100। तो अब यहां पे जैसे अगर मैं 6 और 6 को एक बार में लूं तो 6 + 6 - 6 × 6 बटा 100, तो कितना हो गया, 6 + 6 36, 36 सॉरी 6 + 6 12, 12 - 0.36, तो कितना हो जाएगा, 12 - 0.36 करेंगे तो 11.64 आ जाएगा। अब आप यहां पे क्या कीजिए, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट में बन गया और एक डिस्काउंट रह गया 4% का। तो अब इस फॉर्मूले में आप x1 की जगह 11.64 डाल दीजिए और x2 की जगह जो बाकी डिस्काउंट बच गया था उसको डाल दीजिए, मतलब 4 को डाल दीजिए। देखिए 3 डिस्काउंट का भी फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन वो फॉर्मूला काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से 2 डिस्काउंट को एक बार में करके निकालना ज्यादा बढ़िया हो जाता है। 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला भी वैसे क्या होता है, वो होता है x1 + x2 + x3 माइनस x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 by 100 प्लस x1 x2 x3 by 10,000। ये फॉर्मूला होता है, इसमें अगर आप x1 x2 x3 सीधा 6 6 4 डालते तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी खासी थी इस वजह से मैंने वैसे नहीं किया। तो देखिए 4 का 25 बार में और 25 से ये 0 पॉइंट जाएगा, 116 मतलब 25 का 4 बार में 100 और 164 मतलब 25 का 6 बार में हो जाएगा अपना 150, है ना। तो 11 और 4 15, 15.64 माइनस 0.46, तो 15.64 में से अगर आप 0.46 घटाएंगे तो देखिए 0.64 में से 0.46 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 14 दैट इज 18, मतलब 0.18, तो ये अपने पास आ जाएगा 15.18। तो इसका मतलब जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया वो दिया गया 15.18% का। अब यहां पे आप देखिए जो मार्क प्राइस है उसको अपन हमेशा 100% मान के चलते हैं, उस पर 15.18% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 100 - 15.18। तो 100 - 15.18 मतलब कितना हो गया ये, तो ये अपन बोल सकते हैं 84.82। तो जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 84.82%, किसकी, 12,500 की। तो 12,500 की 84.82% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपन को, और कोई तरीका नहीं है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो 125 का 2 बार में होता है 250, 25 कैरी चला गया, 125 का 8 बार में हो जाता है 1000, तो 1025, तो 102 कैरी चला गया, 125 का 4 बार में 500, 500 और 102 करेंगे तो 602, 60 कैरी चला गया, और 125 का 8 बार में 1000, तो 1000 + 60 मतलब कितना हो गया, 1060। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 10,602.5। उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट अपन बोल सकते हैं 10,603.2, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ये जो है
0.46 तक ही निकाला था, अगर और अपन आगे निकालते तो अपन को पूरा आंसर मिल जाता, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए क्योंकि ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए ये तो एक तरीका हुआ, एक और तरीका यहाँ पे अपन लगा सकते थे। एक और तरीका अपन क्या लगा सकते थे, तो जैसे कि 12,500 है, इस 12,500 पे पहला डिस्काउंट दिया 6% का, इसको मैं 100% मानूंगा तो 100 माइनस 6 मतलब 94%, तो पहला डिस्काउंट 94%। अब ये जो ओवरऑल वैल्यू आई इस पे दूसरा डिस्काउंट देंगे 6% का, तो फिर से 100 माइनस 6 94%, और फिर जो तीसरा डिस्काउंट देंगे वो इस पूरे पे देंगे, तो 100 माइनस 4 दैट इज 96%। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पे भी आपको आंसर यही मिलेगा, 10,603.2, यही अपनी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर देखिए इस तरीके के सवाल में अपन अक्सर क्या करते हैं, जैसे tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 5/8। तो यहां पे अक्सर अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट sin थीटा को 5 और cos थीटा को 8 डाल देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऐसा इस क्वेश्चन में अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे डिग्री बराबर नहीं है। ये काम केवल और केवल तब किया जा सकता है जब ऊपर नीचे डिग्री बराबर होती है। तो यहां पे जैसे अगर आप इसकी मैं बात करूं तो इसकी डिग्री बराबर नहीं होगी, बिकॉज यहां पे 1 कांस्टेंट चला जाएगा अपने पास। इसको अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे 1 1 का टर्म है जो कि कांस्टेंट है, और कोस थीटा और साइन थीटा की डिग्री 2 2 है, तो सबकी डिग्री बराबर नहीं है। दैट्स वाई आप यहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा 5 और कोस थीटा 8 नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, साइन बटा कोस 10, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा अपन को 5/8 दे रखा है, तो 5/8 का स्क्वायर, एक आसान सवाल है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ए टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द सर्किल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल हो गया, इसमें एक पॉइंट ए है बाहर, उससे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है सर्किल के ऊपर, कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। और रेडियस अपन को दे रखी है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ए सीकेंट इज ड्रॉन टू द सर्किल विच कट्स द सर्किल एट बी एंड सी एंड द पॉइंट बी इज नियर ए देन सी। इस सेम पॉइंट ए से एक सीकेंट खींचा जा रहा है सर्किल के ऊपर। तो देखिए सीकेंट मतलब क्या होता है, जो कि सर्किल को इस तरीके से कट करते हुए जाता है। तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, बी और सी। बोला जा रहा है कि जो पॉइंट बी है वो ए पॉइंट के नजदीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट सी होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी इन यूनिट्स। बीसी की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम पॉइंट ए इज 21 यूनिट्स। तो ये जो टेंजेंट अपन ने बनाया इसकी लेंथ अपन को दे दी 21 यूनिट्स, और लेंथ ऑफ ए बी इज 14 यूनिट्स, और ये जो ए बी है इसकी लेंथ 14 यूनिट्स दे दी। मैं बीसी को एक्स मान लेता हूं। तो देखिए टेंजेंट और सीकेंट में एक कंडीशन फुलफिल होती है। तो टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है, जैसे कि इसको अपन कुछ नाम देना चाहें, इसको टी नाम दे देते हैं। तो ये जो टी ए है इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी इंटू ए सी। तो यहां पे टी ए तो है 21, तो 21 स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 इक्वल टू ए बी अपने पास 14 है, तो ए सी क्या होगा, ए सी मतलब ए बी प्लस बी सी, दैट इज 14 प्लस एक्स। तो ये x की ही वैल्यू अपन से यहां पे पूछी जा रही है। सबसे पहले तो 7 से 2 बार में और 7 से 3 बार में, और 2 से ये 10.5। तो मैं बोल सकता हूं 14 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 10.5 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 31.5। तो x इक्वल टू 31.5 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा वो, तो 16 प्लस 1.5 मतलब 17.5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17.5, ऑप्शन नंबर 4। यही अपन से पूछ रहा था, x मतलब BC जो कि कितनी हो जाएगी 17.5 के बराबर। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप डाउट डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, एक दूसरे से भी आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। मतलब काफी लोग वहां पे खुद भी आपका आंसर दे देते हैं और कभी कभार मैं भी आंसर दे देता हूं, तो दोनों ही चीजें हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये वाला जो ग्रुप है इस पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी एज ए पीडीएफ फॉर्मेट, तो वहां पे आप उसको संभाल के रख सकते हैं। अगर कभी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिटर्न सॉल्यूशन चेक करना है तो फिर आप चेक कर सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।